क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में जंगल के बीच से गुजरती ट्रेन की सीटी सुनी है? जब पहियों की गड़गड़ाहट और लोहे पर लोहे के रगड़ने की आवाज़ घने सन्नाटे को चीरती है, तो हम अपनी बर्थ पर सुकून से चादर ओढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि पटरियों का यह जाल हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच, जहां ब्रिटिश ज़माने की पुरानी नैरो गेज लाइन बिछी थी, वहां पटरियां सिर्फ लोहे की छड़ें नहीं थी। वे एक ऐसी दर्दनाक मौत की गवाह थी जिसे वक्त की धूल भी नहीं मिटा सकी। मेरा नाम राघवेंद्र जोशी है। मैं भारतीय रेलवे में सीनियर सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर के पद से रिटायर हो चुका हूँ। मेरी पूरी जिंदगी पटरियों, सिग्नलों और रेलवे के पुराने क्वार्टरों में गुजरी है। रेलवे में नौकरी करने वाले लोग भूत प्रेत की बातों पर जल्दी यकीन नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए रात का सबसे बड़ा खतरा पटरी का उखड़ना, जंगली जानवर या सिग्नल का फेल होना होता है। लेकिन सन 1994 में बैतूल छिंदवाड़ा सेक्शन के बीच बने एक ब्रिटिश काल के रेलवे बंगले में मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी पूरी वैज्ञानिक सोच की धज्जियां उड़ा दी। आज मैं आपको उसी 1890 के दशक के रेलवे बंगले और 1897 के भुथा नैरो गेज इंजन का पूरा सच सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी इतनी लंबी और गहरी है कि इसे समझने के लिए आपको उस सन्नाटे को महसूस करना होगा जो सतपुड़ा के जंगलों में रात के 12 बजे के बाद छा जाता है। बात अक्टूबर 1994 की है। मानसून अभी अभी खत्म हुआ था और सतपुड़ा के जंगलों में हर तरफ नमी और सीलन भरी हवा बह रही थी। मुझे बैतूल और छिंदवाड़ा के बीच बने पुराने नैरो गेज ट्रैक के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का मुआयना करने के लिए भेजा गया था। यह ट्रैक अंग्रेज़ों के ज़माने में यानी सन 1890 के आसपास बिछाया गया था। छोटी लाइन की ट्रेनें इस रूट पर पहाड़ियों को काटती हुई बहुत धीमी रफ्तार से चलती थीं। मेरा पड़ाव था कलमेश्वर रिपीटर स्टेशन। यह स्टेशन जंगल के इतने अंदर था कि आसपास कोई गांव या बाजार नहीं था। सबसे नज़दीकी छोटा स्टेशन भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। स्टेशन के नाम पर वहाँ सिर्फ एक छोटा सा केबिन था जहाँ एक कीमैन बैठता था, और उससे थोड़ी दूरी पर एक टीले के ऊपर बना था ब्रिटिश दौर का रेलवे इंस्पेक्शन बंगला। जब मैं उस बंगले के सामने पहुंचा तो ढलते सूरज की लाल रोशनी में वो किसी पुरानी काली छाया की तरह लग रहा था। सन 48 में बेबदैन बैन बे में बना वो बंगला पूरी तरह से सागौन की भारी लकड़ियों और लाल पकी ईंटों से बना था। उसकी ढलवा छत पर मंगलोरी टाइल्स लगी थी। बंगले के चारों तरफ बड़ा सा बरामदा था जिसमें भारी भरकम खंभे लगे थे। बंगले की देखरेख के लिए रेलवे की तरफ से एक बूढ़ा अटेंडेंट तैनात था। मानसिंह की उम्र 60 के पार रही होगी। उसके चेहरे की झुर्रियां और सफ़ेद मूछें बता रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी के कई दशक इसी वीरान जंगल में बिताए थे। जैसे ही मैंने अपना सरकारी सूटकेस बरामदे में रखा, मानसिंह ने आकर एक अजीब सी निगाह से मुझे देखा। उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, साहब, आप अकेले आए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मानसिंह, सिर्फ 3 दिन का काम है। सिग्नल चेकिंग ख़त्म करके लौट जाऊंगा। मानसिंह ने एक गहरी सांस ली और बंगले के भारी लकड़ी के दरवाजे का ताला खोलते हुए बोला, साहब, सरकारी हुक्म है तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रात को 8 बजे के बाद इस बरामदे में मत बैठिएगा, और अगर रात के किसी भी पहर में आपको दूर खड्डा घाटी की तरफ से भाप के इंजन की सीटी सुनाई दें तो खिड़की से बाहर झांकने की गलती मत कीजिएगा। मैंने अपना बैग टेबल पर रखते हुए पूछा, क्यों मोहन सिंह? इस रूट पर तो आखिरी पैसेंजर ट्रेन शाम 6 बजे ही निकल जाती है। रात में तो कोई ट्रेन है ही नहीं। मान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां ढलता हुआ सूरज घने सागौन के पेड़ों के पीछे छुप रहा था। उसने बेहद धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहा, साहब, जो ट्रेन रात को आती है वो रेलवे के टाइम टेबल में नहीं है। वो 1997 की रात से आज तक अपनी मंजिल ढूंढ रही है। मैंने उस वक्त उसकी बात को एक बूढ़े कर्मचारी की गढ़ी हुई कहानी मानकर टाल दिया। मुझे लगा कि इतने घने जंगल में अकेले रहते रहते मोहन सिंह का दिमागी संतुलन थोड़ा हिल गया है।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मॉनसिंह जो कह रहा था वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दबा एक खौफनाक सच था। उस रात बारिश होने लगी थी। जंगल में हवा का रुख बहुत तेज था और बंगले की टाइलों पर बारिश की बूंदें भारी आवाज के साथ गिर रही थी। बंगले के अंदर बिजली की वोल्टेज इतनी कम थी कि पीला बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था। कमरे में सीलन और पुरानी लकड़ी की तीखी गंध भरी हुई थी। खाना खाने के बाद मैं बंगले के छोटे से स्टडी रूम में गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें ब्रिटिश जमाने के सरकारी रजिस्टर, ट्रैक लॉग बुक और कुछ पुरानी फाइलें रखी थी। एक इतिहास प्रेमी होने के नाते मुझे पुरानी फाइलों को पलटने का शौक था। मैंने अलमारी का शीशा खिसकाया और उसमें से एक मोटी चमड़े की बाइंडिंग वाली पुरानी रजिस्टर निकाली। उस पर लिखा था रिकॉर्ड्स ऑफ बैतूल छिंदवाड़ा स्टेट रेलवे, अठारह 95 से 900 इंच। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैंने उस रजिस्टर के पीले पड़ चुके पन्नों को पलटना शुरू किया। पन्नों पर अंग्रेजी की सुंदर कैलीग्राफी में उस दौर के ब्रिटिश इंजीनियरों की रिपोर्ट दर्ज थी। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मेरी नज़र 24 अगस्त 1897 की एक एंट्री पर जाकर अटक गई। उस पन्ने पर लाल स्याही से एक बड़ा सा क्रॉस बना था और नीचे लिखा था द मच्छाद्री ब्रिज डिजास्टर। मैंने उत्सुकता से वह पूरी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त 1897 की रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का एक भारी स्टीम इंजन नंबर 20/9, जो 4 वीआईपी डिब्बों को लेकर नागपुर से बैतूल की तरफ जा रहा था, कलमेश्वर के पास मच्छाद्री नदी के लोहे के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुल की नींव बह जाने के कारण पूरा इंजन और उसके डिब्बे उफनती नदी के खड्ड में जा गिरे। इस हादसे में ब्रिटिश चीफ इंजीनियर कैप्टन एडवर्ड मॉर्गन, उनकी पत्नी और 23 भारतीय मजदूर जिंदा नदी में समा गए। इंजन और डिब्बे इतनी गहराई में गिरे थे कि उन्हें कभी बाहर नहीं निकाला जा सका। कैप्टन मॉर्गन की देह भी कभी नहीं मिली। रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही अजीब नोट लिखा था, जिसे पढ़कर मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। इस हादसे के बाद स्थानीय मजदूरों ने कलमेश्वर के इस इंस्पेक्शन बंगले में काम करने से इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि कैप्टन मॉर्गन का साया आज भी उस उखड़े हुए ट्रैक और इस बंगले में भटकता है और वह दुर्घटनाग्रस्त स्टीम इंजन हर अमावस की रात को उसी टूटे हुए रास्ते पर चलता है। मैंने गहरी सांस ली और रजिस्टर बंद कर दिया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी कमरे की एकमात्र बत्ती पूरी तरह गुल हो गई। पूरा बंगला काले अंधेरे में डूब गया। मैं टॉर्च की रोशनी में अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम का माहौल अजीब तरह से ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे का तापमान अचानक माइनस में गिरा दिया हो। मैंने बिस्तर पर लेटकर खुद पर कंबल खींच लिया। घड़ी की सुइयां रात के 1:15 बजा रही थी। तभी घने जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वह हवा की सरसराहट नहीं थी, वह दूर किसी बहुत भारी लोहे के इंजन की सीटी की आवाज थी। एक लंबी, तीखी और दर्दनाक सीटी जो घने कोहरे और बारिश को चीरती हुई सीधे मेरे बेडरूम की खिड़की तक पहुंच रही थी। रात के 1:15 जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई वह सीटी किसी भी आम ट्रेन की नहीं हो सकती थी। उस आवाज में लोहे की एक अजीब सी घिसट और भारीपन था। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक तैर गई। मैं जानता था कि इस रूट पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं चलती थी। फिर इस तूफानी रात में यह भारी सीटी किसकी थी? मैंने हिम्मत जुटाई, कंबल हटाया और टॉर्च लेकर बेडरूम की पुरानी लकड़ी की खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर घना कोहरा और मूसलाधार बारिश थी। दूर टीले के नीचे जहां छोटी लाइन की पटरियां बिछी थी, वहां घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों की तरफ डाली। कोहरे को चीरती हुई एक बहुत ही मध्यम पीली रोशनी पटरियों पर आगे बढ़ रही थी। वो रोशनी किसी आधुनिक ट्रेन की हेलोजन लाइट जैसी तेज नहीं थी, बल्कि वो किसी पुराने लैंप की तरह थरथरा रही थी। और फिर
पटरियों से लोहे के भारी पहियों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। हवा में अचानक कोयले के जलने की तीखी गंध और गर्म भाप की उमस भर गई। मैं फटी आंखों से खिड़की के शीशे से बाहर देख रहा था। कोहरे के बीच से वह भारी भरकम लोहे का स्टीम इंजन, इंजन नंबर B709, पटरियों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके चिमनी से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था, जो बारिश की बूंदों के बीच हवा में उठ रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस इंजन के पीछे लगे 4 लकड़ी के डिब्बे पूरी तरह से टूटे हुए थे। उन डिब्बों पर नदी की काई और कीचड़ लिपटा हुआ था, जैसे वे सालों से किसी पानी के गहरे खड्ड में दबे रहे हो। इंजन की रफ्तार बहुत धीमी थी। जब वो ट्रेन ठीक मेरे बंगले के नीचे बने टीले के पास से गुजरी तो उसकी ड्राइवर केबिन की खिड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ एक आकृति खड़ी थी। उसने 9वीं सदी के ब्रिटिश अधिकारी का ओवरकोट और हाइट पहन रखी थी। उसका शरीर आधा पारदर्शी था, जिसके आर पार पटरियों का अंधेरा दिख रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जैसी सफ़ेद बिना पुतली वाली आंखें उठाईं और सीधे मेरी खिड़की की तरफ देखा। मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। मेरा हाथ खिड़की के हैंडल से छूट गया और मैं फर्श पर जा गिरा। वह भुतहा ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर आगे बढ़ती गई और उस उखड़े हुए मच्छादरी नदी के लोहे के पुल की तरफ जाने लगी, जो सन 1897 में टूटकर गिर चुका था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे पता था कि आगे पुल नहीं है, सिर्फ 100 फीट गहरी खाई और उफनती नदी है। अगले ही पल जंगल की खामोशी में एक बहुत बड़ा भयावह धमाका हुआ। पानी में किसी बहुत भारी चीज के गिरने और लोहे के टूटने की चीखने जैसी आवाज, और उसके तुरंत बाद दर्जनों इंसानों के एक साथ चीखने और डूबने की आवाजें हवा में तैरने लगीं। वह कोई नया हादसा नहीं था। वह 24 अगस्त 1897 की उस दुर्घटना का खौफनाक टाइम लूप था, जो हर अमावस की रात को उस वीरान ट्रैक पर खुद को दोहराता था। मैं काफ़ी देर तक अपने बेडरूम के फर्श पर बदहवास पड़ा रहा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा मेरी छाती फट जाएगी। पूरा बंगला एकदम शांत हो चुका था। बाहर बारिश की थपकी के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। तभी मेरे बेडरूम के भारी लकड़ी के दरवाजे पर बाहर से किसी ने दस्तक दी। वह आवाज़ बहुत आहिस्ते से आ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ की। साहब, आप जाग रहे हैं। दरवाजे के पार से मानसिंह की कांपती हुई आवाज़ आई। मैंने राहत की सांस ली और उठकर दरवाज़ा खोला। मानसिंह बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी ढिबरी थी, जिसकी पीली रोशनी में उसका चेहरा पीला और डरा हुआ दिख रहा था। मानसिंह, तुमने देखा नीचे पटरियों पर? मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। मानसिंह ने मुझे बीच में ही रोक दिया और बहुत ही गमगीन होकर बोला, मैंने कहा था आपसे साहब, रात को खिड़की से बाहर मत देखिएगा। कैप्टन एडवर्ड मॉर्गन अपनी आखिरी सफ़र पर हर साल निकलते हैं। वे आज भी उस पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, जो अब है ही नहीं। मैंने मानसिंह को कमरे के अंदर बुलाया और पानी का गिलास दिया। मैंने उससे पूछा, मानसिंह, तुम इतने सालों से इस बंगले में हो, क्या तुमने कभी इस रहस्य को समझने की कोशिश की? वे आज तक यहाँ क्यों भटक रहे हैं? मानसिंह ने ढिबरी को टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, साहब, यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। 1897 में जब यह नैरो गेज लाइन बन रही थी, तो कैप्टन मॉर्गन ने सैकड़ों स्थानीय भारतीय मजदूरों से जबरन दिन रात काम करवाया था। उफनती नदी पर पुल का काम समय से पहले पूरा करने के चक्कर में उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हादसे वाली रात कई मजदूरों ने चिताया था कि नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल हिल रहा है, लेकिन कैप्टन ने अपनी बंदूक की नोक पर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। नदी ने उस रात किसी को नहीं बख्शा।
कैप्टन मॉर्गन की रूह अपने उस गुनाह के बोझ तले आज भी उस ट्रेन को चला रही है। मान सिंह की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतिहास की किताबों में तो सिर्फ हादसे की तारीख दर्ज थी, लेकिन उस मिट्टी में दबा इंसानी दर्द इस बंगले की हवाओं में बह रहा था। तभी कमरे का तापमान एक बार फिर तेजी से गिरने लगा। चिमनी के पास रखी ढिबरी की लौ अचानक नीली पड़ गई। कमरे के अंदर सड़ी हुई मिट्टी, कोयले के धुएं और नदी के ठहराव की बदबू भरने लगी। बंगले के मुख्य हॉल से भारी बूटों के चलने की आवाज आने लगी। कोई भारी कदमों से चलकर हमारे बेडरूम के दरवाजे की तरफ आ रहा था। उसके बूटों के साथ पानी की छपाक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीले कपड़ों में चलकर आ रहा हो। मान सिंह ने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, साहब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, वे अंदर आ रहे हैं। बेडरूम का दरवाज़ा जो पूरी तरह से बंद था, बिना किसी आवाज़ के अपने आप धीरे धीरे खुलता चला गया। दरवाजे के फ्रेम पर एक लंबा साया खड़ा था। वो कैप्टन मॉर्गन था। उसकी हाइट से पानी की बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था और उसकी बिना पुतली वाली सफ़ेद आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। उसके चेहरे की त्वचा सड़ चुकी थी, जिसके पीछे से खोपड़ी का ढांचा दिख रहा था। उसने अपना पानी से भीगा हुआ पीला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में एक पुराना पीतल का पॉकेट वॉच जेबी घड़ी था। उसने अपनी सूखी और घिसटती हुई आवाज़ में अंग्रेज़ी की एक अजीब टोन में कहा, माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड एट 1:15। हेल्प मी फिक्स द ट्रैक। मेरी घड़ी 1:15 पर रुक गई है। रास्ता ठीक करने में मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और सम्मोहक थी कि मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मेरा हाथ अपने आप उस पुरानी जेबी घड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे पानी के अंदर डूब रहा हूँ और मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। तभी मौन सिंह ने अपनी जेब से कुछ निकाला और जोर से जय बजरंग बली का नारा लगाया। उसने अपने हाथ में रखी हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब को कैप्टन के साय की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही पवित्र मंत्र हवा में गूंजे, वो साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसकी चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि लोहे के फटने और भाप के प्रेशर के छूटने जैसी थी। कमरे के सारे शीशे तड़क कर टूट गए। हवा का एक भयानक झोंका अंदर आया और उस साए को अपने साथ बहाकर बंगले के बाहर अंधेरे में ले गया। जब सुबह के 6 बजे तो सूरज की पहली सुनहरी किरणें सतपुड़ा के जंगलों पर पड़ी। रात का वह खौफनाक मंजर अब गायब हो चुका था। पक्षियों की चहचहाहट आ रही थी और जंगल की ठंडी हवा बह रही थी। मैं और मानसिंह बंगले से बाहर आए। हम टीले से नीचे उतरकर उस नैरो गेज पटरी के पास गए। दिन के उजाले में पटरियां बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन जब मैंने कल रात वाली जगह पर ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पटरियों के बीच की मिट्टी पर कोयले की ताज़ा राख बिखरी हुई थी और वहाँ लोहे के भारी बूटों के निशान बने थे, जो सीधे मच्छाद्री नदी के टूटे हुए पुल के खड्ड की तरफ जा रहे थे। और उस राख के बीचों बीच वही थदार 897 की पीतल की पुरानी जेबी घड़ी पड़ी हुई थी, जिसकी सुइयां रात के ठीक 1:15 बजे पर हमेशा के लिए जम चुकी थीं। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपना बैग उठाया। मैंने अपना सर्व काम वहीं छोड़ दिया और मान सिंह से हाथ मिलाकर बैतूल स्टेशन की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ ली। मैंने रेलवे हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी कि वो ट्रैक सुरक्षित नहीं है और उस बंगले को तुरंत बंद कर दिया जाए। इस घटना के कुछ ही सालों बाद भारतीय रेलवे ने उस नैरो गेज लाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया। मच्छाद्री नदी पर नया ब्रॉड गेज पुल किसी दूसरे रास्ते से बनाया गया और वो पुराना रूट हमेशा के लिए वीरान हो गया। वह ब्रिटिश दौर का बंगला भी अब ढह चुका है और जंगलों ने उसे पूरी तरह निगल लिया है। लेकिन आज भी जब मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी खिड़की के पास बैठता हूँ और रात के सन्नाटे में दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनता हूँ, तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे पता है कि सतपुड़ा के उन घने जंगलों में, जहाँ आज कोई पटरियों का नामो निशान नहीं बचा है, हर अमावस की रात को ठीक
1:15 बजे वो तांद्रा 97 का भुतहा इंजन आज भी अपनी उस अधूरी मंजिल की तरफ बढ़ता है और कैप्टन मॉर्गन का साया आज भी किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है जो उसकी उस रुकी हुई घड़ी को दोबारा चला सके।